बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है दौरे बांग्लादेश के लिए टीम का ऐलान हुआ और उसमें चंद खिलाड़ियों के हवाले से हमने कल भी बात की थी अपने शो में। आज भी कोशिश होगी कि अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो टीम अनाउंस हुई है उस हवाले से बात भी करें और साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ होनी है, 3 T20 मैच खेले जाने हैं बांग्लादेश के अंदर, उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी अब से कुछ देर बाद। और अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो चंद ऐसे खिलाड़ियों के हवाले से आज हम अपने शो में लाजमी बात करेंगे जिस पे शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, लेकिन शायद बोर्ड अपने पिछले प्लेयर्स को नहीं भूलने का जिक्र करता दिखाई दे रहा है। हमेशा यही चाह रहा है कि किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में जो है चीज़ें रहें। पिछले दिनों जो टीम का अनाउंस हुआ उसमें मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया गया, इस पे भी हम आज बात करेंगे। अगर शादाब खान को किसी पैराशूट के जरिए लाकर टीम में वाइस कप्तान बनाया जाता है तो मोहम्मद नवाज की क्या कारकर्दगी रही है। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक फ्रेंचाइज के टीम में शामिल थे, लेकिन उस फ्रेंचाइज ने भी मोहम्मद नवाज पे निसार नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौरे बांग्लादेश के लिए उन पर इन्हिसार करता दिखाई दे रहा है और साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए जो बातें कर रहे हैं ना कि हम अच्छे स्पिनर्स, अच्छे फास्ट बॉलर, अच्छे बैटर्स ला रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें सामने आएंगी तो शायद प्लानिंग फेल होती नजर आएगी, कुछ सवालिया निशान जरूर बनता दिखाई देगा। और फिर कल एक बहुत अहम इजलास हुआ नदीम उमर की क़यादत में रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के, जहां पर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है कायद आज़म ट्रॉफी, उसमें कराची की टीम को जो बाहर किया गया है उस पर बात हुई है और उस पर बाकायदा अब नदीम उमर साहब ने लेटर भी लिख दिया। उस पर भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। टेनिस के हवाले से भी बात करेंगे कि क्योंकि कल से एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हो रहा है टेनिस का शहर कायद के अंदर, और साथ साथ लाहौर कलंदर्स के लिए भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल भी कल NID यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हो रहे हैं। इन सारे सूरताल पे आज बात रहेगी और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इकबाल मेमन साहब, मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले जो है इकबाल मेमन साहब की तरफ चले। इकबाल मेमन साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव लाहौर कलंदर्स टाइटल जीती हुई पाकिस्तान सुपर लीग का कल NID यूनिवर्सिटी में जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ के हवाले से लाहौर कलंदर्स टैलेंट एंड प्रोग्राम कर रहा है और वहां से अच्छे क्रिकेटर्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्या समझते हैं कि अच्छा इक़दाम है लाहौर कलंदर्स का मजीद, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर लाहौर कलंदर्स बड़े जो है प्लेयर्स निकाल कर भी दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स का ये इनिशिएटिव शुरू से है, जब से ये फ्रेंचाइज आई है, और ये फ्रेंचाइज में इस मामले में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि वो हमेशा टैलेंट एंड जो है स्कीम के तहत वो बच्चे ढूंढते हैं और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के जो है कैंप लगाते हैं और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको चूज़ के और वो लेके आ जाते हैं। और फिर उसमें क्या है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो ये है कि ये चीज़ जो है हर फ्रेंचाइज को करनी चाहिए। लेकिन ये कि मैं दोबारा मुबारकबाद दूंगा लाहौर कलंदर्स को कि ये जो है इनिशिएटिव कायम है, और हम ये भी चाहेंगे कि वो इस तरह के कैंप जो है छोटे शहरों में भी लगाएं, हैदराबाद में लगाएं और सखर में लगाएं, मीरपुर ख़ास में लगाएं। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो जो भी इंटीरियर प्रोविंसेस में हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरे अगर बात उन तक पहुँचती है इस चैनल के थ्रू, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस पे भी सोचना चाहिए। लेकिन वंस अगेन बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर लाहौर कलंदर से। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँ, और लाहौर कलंदर हमेशा जो है ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स निकाल लिया और इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हो रहा। हम देखने के कई प्लेयर्स लाहौर कलंदर के इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद हैं। हमेशा से हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर कहीं ना कहीं से कोई अच्छा ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को प्रोवाइड करके दे रहा है ग्रास रूट लेवल से, और वो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंस लाजमी काउंट हो रही होती है। क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले से? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से लाहौर कलंदर को ये एजाज़ हासिल है कि वो वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने 5 से 6 प्लेयर जो है आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए हैं, और जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल से लाहौर कलंदर मेहनत करती हुई आ रही है
और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में जाकर जो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करती है और फिर वहाँ से प्लेयर्स को जो है तराशने की ज़िम्मेदारी लेती है। फिर उनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर है, लाहौर में लाकर उन बच्चों की जो तरबियत करती है, उन तमाम बच्चों को जो है वहाँ फैसिलिटेट किया जाता है। वो किसी भी तरीके से जो है बच्चों को किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होती जब लाहौर कलंदर पिक कर लेता है। देखिए लाहौर कलंदर की अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने प्लेयर दिए, अभी जो अनाउंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसमें सलमान मिर्ज़ा जिन्होंने लाहौर कलंदर्स के तरफ से खेलते हुए बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी और उनको ये जो है उसका सिला मिल गया है कि वो जो है पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो गए। और इस तरह एक टाइम ऐसा था कि सलमान मिर्ज़ा भी लाहौर कलंदर से खेले हैं और फिर अहमद दानियाल जो सिलेक्ट हुए वो भी लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, लेकिन यह है कि फ्रेंचाइज उनकी बदलती रहती है प्लेयर्स की। तो लाहौर कलंदर को इसका तो आपको क्रेडिट देना होगा कि अगर पाकिस्तान में कोई फ्रेंचाइज ग्रास रूट लेवल से अगर प्लेयर प्रोड्यूस कर रही है तो उस पे सरे फहरस्त लाहौर कलंदर का नाम आएगा। जिस तरीके से वो तमाम खेलों की सरपरस्तियाँ, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि वो हॉकी की भी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जहाँ भी कोई भी मसला होता किसी भी स्पोर्ट में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज है, हमेशा आपको उनके साथ खड़ी हुई नज़र आएगी। अच्छा, कराची में कल ट्रायल है NID यूनिवर्सिटी में और काफ़ी अगर हम देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स इस चीज़ के मुंतज़र रहे कि लाहौर कलंदर्स कराची में भी अपना कोई कैंप लाया है। बेशक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत वो यहाँ पर जो है कैंप लग रहा है जिसमें अच्छे खिलाड़ियों की सिलेक्शन भी होगी। कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? देखिए मोइन भाई, जैसे लाहौर कलंदर देखें कराची में आकर कैंप लगा रही है, वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लगा रही है, लेकिन उनमें एबिलिटी है, उनका स्टाफ है जो किसी न किसी तरीके से वो चाहे वज़ीर आज़म हाउस से मुंसलिक स्टाफ के साथ राब्ते में रहता है। देखिए उन्होंने खेलों की सरपरस्ती करनी है, कौम को प्लेयर्स दे रही हैं और ये ना सिर्फ लाहौर कलंदर की जिम्मेदारी है, और भी हमारी 5-6 फ्रेंचाइज हैं जैसे ख़ासकर कोयटा हो गई, कराची हो गई, और इनको भी चाहिए कि भाई इस तरीके के इवेंट करें जैसे पेशावर जुल्मी हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड हुई। लेकिन ये कि अगर कोई फ्रेंचाइज कुछ कर रही है प्लेयर्स के लिए तो उसमें सरफहरत लाहौर कलंदर है। अगर माजी में अगर कुछ था तो वो पेशावर जुल्मी करती थी, अब जो है लाहौर कलंदर कराची में जो आकर जो प्लेयर्स को जो यहाँ फैसिलिटेट करेंगे। और कराची में आपको पता है बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कराची जो क्रिकेट की नर्सरी कहलाती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कराची के प्लेयर्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। वो लाहौर कलंदर के तवज्जुह से हो सकता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में जो है एक नए स्टार या 1 से 2 ऐसे स्टार जो हैं वो कराची से लाहौर कलंदर जो है तलाश कर ले और उनको तराश के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ उनके कदम भी जो है गामजन हो जाएं। चले उनके कदम भी गामजन हो जाएं। दूसरी तरफ है इकबाल मेमन साहब है, कल भी हम जिक्र कर रहे थे अपने शो के अंदर खिलाड़ियों के हवाले से जो टीम अनाउंस हुई है, एक दफ़ा फिर जो कारतूस पुराने कारतूस होते हैं ना, एक दफ़ा फिर आजमाने का फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एक कंट्रोवर्सी एक दफ़ा फिर टीम सिलेक्शन पर आ गई है। पहले तो सेलेक्टर्स ने जो है टीम अनाउंस नहीं की, वहाँ सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर नहीं बैठा था। फिर दूसरी तरफ आए तो जहाँ पर मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल किया है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहती है। इससे कबल शादाब के हवाले से कंट्रोवर्सी आ रही थी और अब जो है मोहम्मद नवाज़ के हवाले से सामने आई। देखिए ये तो पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, तारीख है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज करते रहे हैं। या तो कोई यंगस्टर ऐसा सिफारिश पर आ जाता है और या तो फिर कोई इस तरह का सीनियर पुराना इस्तेमाल, जिस तरह आपने कहा कि इस्तेमाल शुदा कारतूस, तो उसको वो आगे ले आते हैं। तो ये तो पूरी हमारी तारीख है। या अगर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज शायद पाकिस्तान के सिलेक्शन में होंगी, वो भले क्रिकेट में हो या किसी और गेम में हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी लेगेसी रही है, ये हमारे सोसाइटी के फैब्रिक में है कि अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो फिर क्या मीडिया को क्या जो है मसाला मिलेगा। तो ये कंट्रोवर्सीज जो हैं वो हमेशा से रही हैं और किसी न किसी को खुश करना होता है, मेरिट से हट के जो है बंदे को लेके आते हैं। और आप देख लें कि दोबारा ये चीज़ हुई है। आपको याद होगा कि इमरान खान के ज़माने में ये मंसूर अख्तर का कंट्रोवर्सी थी और जिसको कहते थे कि ये दूसरा विवियन रिचर्ड बनेगा। तो ये कंट्रोवर्सीज़ का सिलसिला बहुत पुराना है और शुरू से चल रहा है।
चलें शुरू से जावेद साहब क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि अगर शादाब नहीं तो नवाज ही सही। बिल्कुल मोइन भाई, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे अभी आपने कहा कंट्रोवर्सी का कहा है, देखें शादाब अगर नहीं तो नवाज ही सही, आपने जुमला खूब सेट किया। लेकिन वही बात हुई कि देखें मोहम्मद नवाज की क्या परफॉर्मेंस रही पीएसएल में। आया कि आप प्लेयर जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप जो है परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और नो डाउट कि पाकिस्तान के बोर्ड ने जो है क्रिकेट टीम जो अनाउंस की है T20 के लिए, मुस्तकबिल को देखते हुए आगे जो इवेंट आ रहे T20 के, उस हवाले से देखें आप टीम जो बहुत अच्छी सिलेक्ट करने में कामयाब है। गो के इसमें हसन अली जो है इन्फार्म थे, और शाहिन अफरीदी हो गया, बाबर हो गया, देखें इन प्लेयर्स को आपने ड्रॉप किया है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपने जिस तरीके से मोहम्मद नवाज को ऐड कर दिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसके पीछे कौन सी परफॉर्मेंस थी, इसका जवाब भी देना होगा। और इसीलिए लग रहा है कि सिलेक्टर ने जो टीम अनाउंस करना भी मुनासिब नहीं समझी। जो पीसीबी के जो सुमेर साहब हैं उन्होंने टीम अनाउंस कर दी है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नायब कप्तान का आपने ऐलान ही नहीं किया। और अभी सवाल जवाब देखें, साफ़ी तो सवाल जवाब करेंगे, लेकिन वहाँ कोई सवाल जवाब करने वाला, जवाब देने वाले जब मौजूद नहीं होगा, उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम दे दी उन्होंने अनाउंस कर दी। और उन्होंने इसका रीज़न ये दिया कि पूरी दुनिया में जो है ये वाइट बॉल में कोई भी नायब कप्तान का ऐलान नहीं करता, तो इस हवाले से हमने भी ऐलान नहीं किया। जबकि हम हर सीरीज़ में जो है नायब कप्तान का हमेशा से ऐलान करते हुए आए। अब ये है कि ये जो ओहदा है नायब कप्तान का, आया कि हमने ये खाली जगह छोड़ दी है कि शादाब जब रिकवर करें, नाम भी निकल सकता है एज ए सीनियर प्लेयर। एज ए सीनियर प्लेयर अगर देखें ना, सलमान अली आगा अगर आउट ऑफ द फील्ड जाते हैं तो उसके बाद सीनियर मोस्ट जो है मोहम्मद नवाज ही होगा, वही टीम चलाएगा। तो आपको चाहिए ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देनी चाहिए थी। आया गो के हमने अगले यानी सीरीज जो है हमने शादाब के लिए अभी जगह छोड़ी है कि देखें अगर आप अनफिट है तो हमने जो नायब कप्तान का ऐलान भी नहीं किया। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ही मोहम्मद नवाज आपको प्यारे थे तो न्यूजीलैंड के दौरे पे आप भेज देते हैं, आपने न्यूजीलैंड के दौरे में भी नहीं भेजा। बिल्कुल, अगर आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही, इस सवाल का जवाब जरूर मैं नवाज के हवाले से लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आता हूं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल मोहम्मद नवाज के हवाले से बात कर रहे थे, और शायद मैंने अपनी इनफरादी राय दी है कि ऐसा लगता है कि कुर्रा एक दफ़ा फिर वाइस कप्तान के लिए मोहम्मद नवाज के लिए निकल सकता है अगर वो टीम में मौजूद है। और इतने ही प्यारे हैं तो मैं ये कह रहा था जावेद साहब से कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए उन्हें भेज दिया जाता, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं भेजा गया। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मोइन भाई, बात वही हो रही थी ना, अगर आपको मोहम्मद नवाज की जो परफॉर्मेंस है आप बहुत मुतासिर थे, आपको पता है कि उन्होंने बहुत अच्छी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी या पीएसएल में परफॉर्मेंस दी। इससे पहले जब हमारी टीम न्यूजीलैंड जा रही थी वो तमाम नए लड़के जा रहे थे। आपको चाहिए था कि अगर आपको पता है कि मोहम्मद नवाज जो है बैरून मुल्क जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते तो आपको वहां इन करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं जैसे पैराशूट से आपने बताया कि वो शादाब खान जो नायब कप्तान बनकर आ गए। अब ऐसे ही है, हमें वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो होती है हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो अब तक होती ही नजर आ रही, तसलसल उसका चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिर्फ मोहम्मद नवाज अगर ऐड ना होते तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए या आपके लिए जो है कोई भी तनकीद करने की वजह नहीं थी। जितने भी प्लेयर सिलेक्ट हुए वो अपनी परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन यह कि आपने जैसे मोहम्मद नवाज को इन कर दिया तो जाहिर है हर तरफ से उंगलियां उठ रही, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि आपने किस परफॉर्मेंस की बेस पे मोहम्मद नवाज को जो है 11 में इन किया है। चलें 11 में इन तो नहीं, लेकिन इस पर 15 रुकनी स्क्वाड में ज़रूर इन है, और इस पर मज़ीद बात भी रहेगी। और दीगर ऑप्शंस पे आते हैं। इस वक्त हमारे पास अच्छे ओपनर्स आ रहे हैं और आप समझते हैं कि इन ओपनर्स को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप मौका तसल्सल के साथ तमाम को दें। आपके पास फ़खर ज़मान आपके पास मौजूद, साइम आपके पास मौजूद है, साहबजादा फरहान आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हसन नवाज़ भी एज ए ओपनर खेल सकते हैं। फिर मोहम्मद हारिस के अंदर भी ये सलाहियत है। तो एक रॉ आपकी चल रही है, लेकिन एक जगह गैप आ रहा है आपकी।
आपने शायद मेहनत नहीं की उस गैप के लिए। आप कुछ नए लड़कों को लेकर आ रहे हैं टीम में, इंसार कर रहे हैं उस पर। वो गैप है फास्ट बॉलिंग का शोबा। शाहीन के लिए अब ये सामने बातें आ रही हैं जो सोशल मीडिया में भी चलती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि शाहीन एशिया कप T20 भी ना खेलें और साथ साथ वर्ल्ड कप T20 भी ना खेलें। ये अभी ज़राए की खबरें हैं। तो आप समझते हैं उनका बैकअप अभी से तैयार कर लेना चाहिए? देखिए, बैकअप तैयार तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ये कि बैकअप इस वक्त भी कोई इतना मजबूत नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती हो जाएगी पाकिस्तान के साथ अगर शाहीन शाह अफरीदी को एशिया कप और उसमें वर्ल्ड कप में नहीं खिलाते। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद नवाज़ की जो बात थी उस पर फिर मैं दोबारा आऊँगा कि देखें, बड़ा सेलेक्टर्स ने बड़ा स्मार्टली खेला है। न्यूजीलैंड कुछ भी है, एक टफ टीम है और उसके खिलाफ उनको नहीं खिलाया गया। बांग्लादेश के खिलाफ उनको ट्राई किया गया है। अगर वो 11 में खेलते हैं हो सकता है कि कोई एक आधी परफॉर्मेंस दे जाएं और जिससे जो है आगे की गाड़ी उनकी चल पड़े। बाकी है कि फास्ट बॉलर्स पे तो आपको इन्हिसार करना ही पड़ेगा और आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको आप बैकअप सपोर्ट दें ताकि जो है वो तैयार रहूँ आपके उनके लिए। देखिए, हमारा जो थिंक टैंक है ना वो स्ट्रेटेजिकली सोचता नहीं है, वो बिट्स एंड पीसेस पे बस टीम बना ली गई और जो उनको कह दिया गया या जो उनको लिस्ट दे दी गई उसी को वो बना लेते हैं। मगर ये कि ये नहीं सोचते कि जो मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल दूर में जो भी उनके मैचेस हैं उनके लिए तैयार करें। जिस तरह आपने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए बैकअप में बॉलर होना चाहिए था, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा और इसलिए मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी का होना बहुत ज़रूरी है। चले, शाहीन शाह अफरीदी का होना ज़रूरी है और इसी पे मैं आपकी तरफ आऊँ जान साहब। और बाबर आजम इस वक्त टीम में मौजूद नहीं, मोहम्मद रिजवान टीम में मौजूद नहीं T20। आपने अब बांग्लादेश टूर के बाद जो है आपने अमेरिका जाना, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मैच खेलने हैं, 3 वनडे मैच खेलने हैं। आप समझते हैं कि वनडे में हमें बाबर की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको वनडे जब जाकर वेस्ट इंडीज़ में खेलने हैं वहाँ आपको बाबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ मोहम्मद रिजवान की भी ज़रूरत पड़ेगी, नसीम की, शाहीन अफरीदी की, इन तमाम प्लेयर्स की जो है वनडे में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है, अगर चाहता तो अगर T20 के तब देखें इसके बाद हमारी सीरीज़ है अमेरिका में तो दोनों सीरीज़ के लिए ऐलान कर देता। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए जो 3 T20 मैच होने उनके लिए हमारी 16 रकनी टीम जो है अनाउंस हुई है। और अब जो जैसे अभी आपने बताया था इंट्रो में कि आज कराची के स्टेडियम में जो इनके ट्रायल्स हो रहे हैं, जहां इनकी ड्रिल्स हो रही हैं और वहां ये चारों पांचों प्लेयर जो है उनके साथ मौजूद है 15 रकनी स्क्वाड के साथ। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, नसीम शाह, ये तमाम उनके साथ प्रैक्टिस वहाँ कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी T20 सीरीज होगी उसके बाद दोबारा से जो है नए सिरे से T20 की टीम अनाउंस करेंगे, दौरा अमेरिका के लिए और वेस्ट इंडीज के वनडे के लिए। चलें, जहां पर अमेरिका में जो सीरीज होनी है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जहां T20 मैच भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, वनडे मैच भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला जाएगा अमेरिका में। और इसमें मैं ज़रूर बात करूंगा, अमेरिका में हम वर्ल्ड कप खेलते रहे इकबाल मेमन साहब और वहाँ हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा तमाम टीमों के सामने। और ऐसी विकेट इस वक्त काली आंधी ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, आप समझते हैं कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो? देखिए, लिमिटेड ओवर्स में अभी भी वेस्ट इंडीज़ जो है ठीक ठाक खेल लेती है और इतनी ख़राब टीम नहीं है और अमेरिका में स्पेशली वो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देगी और इसी वजह से आपको जो है अपने जो भी स्टालवॉट्स हैं पुराने उनको साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी हैं उसमें, आरिस रऊफ़ हैं, आपके नसीम शाह हैं फास्ट बॉलिंग में, फिर आप जो है बैटिंग में आपके जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि बाबर हैं, मोहम्मद रिजवान है, तो इनको फ़ख्र ज़मान है, तो इनको सबको लेके जाना चाहिए। और आपके पास रिसेंटली जो है वो साइम अयूब जो है तैयार हो चुके हैं, 2-3 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीम जो है बैलेंस टीम लेके जाएं, ऐसे नहीं बिट्स एंड पीसेस में अगर आप लेके गए तो फिर नुकसान होगा आपका। चलिए, नुकसान होगा। थोड़ा कप्तानी पे आते हैं। सलमान अली आगा यहाँ अगर परफॉर्म कर देते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और क्योंकि इस वक्त रिजवान ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स की निगाहों में आंखों का तारा नहीं रहे, तो ऐसा लगता है वनडे कप्तानी भी सलमान के पास आ सकती है। टेस्ट के लिए शान मसूद भी अब ऐसा लग रहा है कि वो आंखों का तारा ओझल हो चुके हैं सिलेक्टर्स की निगाहों से।
तो ऐसा लगता है सलमान के लिए कुर्रा ज़्यादा सूदमंद साबित हो रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, ये हम इससे पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। जब वनडे का जो कप्तान के अनाउंसमेंट है उसी बाबर के बाद, और T20 की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो हमने और आपने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि सलमान अली आगा जो है वाइट बॉल फॉर्मेट के जो है ना कप्तान बनने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनको T20 का कप्तान अब आकर बनाया, और उनकी आपने परफॉर्मेंस देख ली, और जिस तरीके से PSL में उनकी परफॉर्मेंस थी, और फिर अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी सलमान अली आगा जो कप्तान है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके ख़दशात भी सही हैं, और हमारे भी ज़रा यही बता रहे हैं कि वाइट बॉल की जो कप्तानी है वो जो है सलमान अली आगा के हिस्से में आने वाली है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा आंखों का तारा, सलमान अली आगा जो है अभी वो आंखों का तारा भी है, लाडला भी है। और जैसे मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी वो तो उससे हटकर, लेकिन ये कि कप्तानी के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में है ये कुर्रा फाल भी जो है सलमान अली आगा के ही नाम निकलेगा। और मोहम्मद रिजवान हो सकता है कि सिर्फ जैसे अभी आपने शान की बात की, टेस्ट में उनका भी पता नहीं कि कप्तान बरकरार रहते हैं या नहीं रहते, तो ये 2-3 प्लेस में जो है ये एक मुकाबला चल रहा है। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, टेस्ट की कप्तानी आया कि शान मसूद को ही देते हैं, या वो भी जैसे सऊद शकील का नाम हम सुन रहे हैं कि सऊद को मिल सकती है, हो सकता है रिजवान को दे दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ भी उम्मीद आधे कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए चाहेगा कि अगर हम जिसको भी कप्तान बना रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर करे, तो ये सोच अगर लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित होगा। चलो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित होती हुई दिखाई देगी। इकबाल में सब प्लेयर्स आप नए आ भी रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम के साथ ट्रैवल भी करते रहे, लेकिन वो आंखों का तारा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अब तो ऐसा लगता है कि जो आंखों का तारा है वो टीम में मौजूद रहेगा। शाहनवाज दानिश आंखों का तारा नहीं रहे, जाहिद महमूद आंखों का तारा नहीं रहे, मोहम्मद हसनैन आंखों का तारा नहीं रहे, इसके साथ साथ आमिर जमाल एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया, आंखों का तारा नहीं रहा। तो आप समझते हैं ये आंखों के तारे बहुत ज़रूरी हो गया सेलेक्ट ही नहीं आओगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अभी मैं जावेद साहब वाली बात को लेके चलूँगा कि वो जो है सोच रहे हैं सेलेक्टर्स के जो है ना वो एक अच्छी टीम लेके आए, लेकिन ये कि मुझे लगता नहीं है। और जब तक ये अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनका आंखों का तारा नहीं होंगे तो वो कैसे एक बेहतरीन टीम लेके आएंगे? क्योंकि आपने जो है मेरिट देखनी है, तो मेरिट पे आप सबको मौका दें, और फिर अगर वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको लेके आए, ना कि वो आपको पसंद है या ना पसंद है। मगर ये कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तारीख़ इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करती है कि जो लिस्ट टॉप ऑफ दी हायरार्की में जो भी होता है PCB में वो देता है तो उसी पे ही अमल होता है, उसके ख़िलाफ़ जो है कोई भी नहीं जाता। तो जो लिस्ट जो है ऊपर से दी जाएगी वो भले वो मोहसिन नकवी साहब हों या कोई और हों जो इम्पोर्टेंट है, तो वही जो है टीम सेलेक्ट होगी और वही उसी लिस्ट में बताया जाएगा कि कौन कप्तान बनता है। तो इस वक्त जब आप कहते हैं कि सलमान अली आगा जो है वो उनका आंखों का तारा है, तो टीम चुनने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। सेलेक्टर्स जो हैं उनको तो सिर्फ लिस्ट दी जाती है कि भाई ये आप ऐलान कर दें, बात खत्म हो। चले, सेलेक्टर्स को लिस्ट दी जाती है कि ऐलान करते, अब तो सेलेक्टर भी नहीं आता है टीम का ऐलान करने के लिए, उन्हें मीडिया का सामना फेस करना पड़ेगा, फिर खिलाड़ियों के हवाले से बताना पड़ेगा। और कुछ देर कबल हम जब शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की, उस वक्त मोहम्मद नवाज के हवाले से हम बात कर रहे थे, और इस पर जावेद साहब आप खुलकर बात भी कर रहे थे, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज के आने से कई ऐसे प्लेयर्स की हक तलफी हो गई। उसामा मीर एक अच्छे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, अच्छा लेग स्पिनर है, शायद उसकी हक तलफी होती दिखाई दे रही है। जाहिद महमूद अच्छा लेग स्पिनर है, उसकी हक तलफी होती हुई दिखाई दे रही है। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मेहरान मुमताज़ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, उसकी हक तलफी हो रही है। फिर फैसल अकरम की हक तलफी हो रही। तो आप खुद जगह खाली नहीं करवाते नौजवानों के लिए, और बातें आप करते हैं कि मुस्तकबिल में हम अच्छे और नौजवान खिलाड़ियों को लेकर हम प्लान रख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हम अपना जहन बनाकर। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें वर्ल्ड कप के या एशिया कप के हवाले से प्लान लेकर चलेंगे, देखें अगर हम जो हमारे प्लेयर ग्रूम हो गए, जैसे अभी उसामा मीर की बात की, मेहरान मुमताज़ की, फैसल अकरम की बात की, इन तमाम स्पिनर्स को देखें। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की आपको ज़रूरत थी दौरा बांग्लादेश में, तो सुफियान मुकीम की शक्ल में आपके पास एक लेफ्ट आर्म बेहतरीन मौजूद था।
और फिर उसके बाद आपके पास साइम अयूब बॉलिंग कर रहा है, सलमान अली अगर खुद बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए 3-4 स्पिनर तो आपकी टीम में वैसे ही मौजूद थे। असल मसला है, देखें अगर आप दूरअंदेशी से सोचें ना कि इन प्लेयर को जो डोमेस्टिक में और अभी पीएसएल में जो परफॉर्म कर रहे थे, उन नए प्लेयर को जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चांस नहीं देगा तो वो कहाँ से ग्रूम होंगे। उन्हें जब इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिलेंगे, उन्हें वो तजर्बा हासिल ही नहीं हो सकता। वो डोमेस्टिक में लाख परफॉर्मेंस दे लें, पीएसएल में लाख परफॉर्मेंस देखें, लेकिन इंटरनेशनल मैच का जो तजर्बा और जो प्रेशर होता है, जब उस सिचुएशन में वो नहीं ढलेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि हमारे जी वो बॉलर नहीं आ रहे, हमारे स्पिनर जाहिद को देख लें, इतना अच्छा बॉलर था, आपने उनको भी ज़ाया कर दिया। अब बात यही है, देखें अब नवाज की अगर आप बात करते हैं, नवाज की अगर कोई परफॉर्मेंस होती तो हम कहते हैं नहीं जी उसकी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी और वो बांग्लादेश में जो है जाके बिल्कुल 5-5 6-6 आउट कर देगा और बहुत ज़्यादा रन्स भी कर रहा है। देखिए हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता, उसमें उससे जो रन्स होते हैं वो कर लेते हैं, जो विकेट होती है वो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं चाहेगा कि हम यंग ब्लड जो आ रहा है, जैसे महरान मुमताज़ हो गया, फैसल अकरम हो गया, और आप देखें कि इन प्लेयर्स को हम समझ रहे थे कि इनको अभी पीएसएल के फौरन बाद जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही जगह नवाज को सिलेक्ट कर लिया है और जैसे शादाब को सिलेक्ट कर लिया था। ये वो पॉलिसी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना हमारी समझ में आ रही है ना ही आपकी समझ में आ रही चले है। नौजवान खिलाड़ियों पे बात हो रही है, क्यों नहीं नौजवान खिलाड़ी को मजीद स्पिनर्स को मौका दिया रहा है, इस पर बात रहेगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मजीद जारी रहेगी। वेलकम बैक। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर क्रिकेट टीम पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन टीम पे भी थोड़ी बात कर लें। जहाँ पर पाकिस्तान टीम ने अब जाना है वहाँ के लिए भी इस वक्त स्किल्स कैंप है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद में नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जारी है। और इकबाल मेमन साहब, ख़वातीन प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे कि इस वक्त पिछले दिनों भी पाकिस्तान की ख़वातीन टीम की कारकर्दगी कुछ अब बेहतर होती जा रही है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान टीम अब मुख्तलिफ है, जो गैर मुल्की दौरे हैं ना वो करती दिखाई दे रही है। कुछ अच्छी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है, जहाँ से पाकिस्तान की स्किल्स नुमायाँ हो रही कि कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ आप में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म समझते हैं आपके यहाँ पर ख़वातीन के लिए आ गया है कि जहाँ पर वो अपनी स्किल्स भी दिखाएँ, अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करें, टीम में शामिल हों और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। देखें, बिल्कुल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी फ़ीमेल की जो क्रिकेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और यह है कि हैज़ थोड़ा स्लो इंक्रीमेंटल है, लेकिन ये कि पिछले 3-4 साल से पॉलिसी मेकर्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और इनके फॉरेन विज़िट ज़्यादा किए हैं। और आपने जिस तरह बताया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनको जो है ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्रूव होती जाएंगी। और उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को भी ठीक ठाक टूर्नामेंट्स में हराया है, तो इससे उनकी हौसला अफजाई होती है, कॉन्फिडेंस आता है। और इसी तरह अगर सिलसिला चलता रहा और कैलेंडर ईयर में बहुत सारे विज़िट्स होंगे बाहर के, तो आप देखेंगे कि इससे मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी और हो सकता है कि पाकिस्तान टॉप 3 टॉप 4 टीमों में भी आ जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीसीबी जो है इसको कंटिन्यू रखेगी इस सिस्टम को और इम्प्रूवमेंट आएगी। फेवरटिज़म नहीं होगा, क्योंकि फ़ीमेल में फेवरटिज़म के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलें, इसी पे जावेद साहब क्या कहेंगे ख़वातीन टीम के हवाले से? जी मोइन भाई, जिस तरीके से अभी इकबाल भाई ने कहा कि जो हमारी 24 प्लेयर्स हैं और मोहम्मद वसीम जो है कैंप कमांडेंट के तौर पे उनको लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ जिस्मानी जो है तरबियत हो रही है, एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, फिर नेट लग रहे हैं, तो ये पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और वुमेंस टीम पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और हमारी प्लेयर्स जो हैं वहाँ से ये जो 24-25 प्लेयर्स हैं वहाँ से अच्छी स्किल और अच्छी बॉलिंग बैटिंग के साथ जो है और निखर कर जब बाहर आएंगे। जैसे इकबाल भाई ने बात की, तो हमारी जो वुमेंस टीम है वो आजकल आपको पता है कि हर जगह जो है फाइट करती हुई नज़र आ रही है।
हमने साउथ अफ्रीका से भी सीरीज़ जीती है, बांग्लादेश से भी हम बहुत अच्छा खेले, वेस्ट इंडीज़ से भी हमने सीरीज़ जीती है। तो आगे आगे हमारी जो वुमेंस टीम है वो प्रूव तो कर रही है, और इंशाल्लाह इस तरीके के अगर कैंप जारी रहे तो बहुत जल्द देखिएगा कि पाकिस्तान भी जो है क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट में भी अपना एक अच्छा मकाम हासिल कर सकता है। जिस तरीके से सना मीर को वाला फहम में उनका नाम आया, उसके बाद हमारी जो लड़कियां उनकी स्किल्स भी बेहतर होगी और उनकी एक प्यास भी बढ़ गई कि हम फौरन से पहले इस स्टेज तक जाएं जिस तरीके से सना मीर गई। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह सना मीर के लिए हॉल ऑफ फेम का ऐलान किया गया आईसीसी की जानिब से। और जावेद साहब आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि कैंप आज से बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी लग रहा है दौरे बांग्लादेश के लिए। मॉइस्चर कितना कराची का सूट करेगा इन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में भी अगर आप जाएंगे तो वेदर बिल्कुल सेम आपको नज़र आता दिखाई देगा। बिल्कुल मोइन भाई, देखें मौसम जिस तरीके का पाकिस्तान है, सेम आपको पता है कि बांग्लादेश शेर बंगाल स्टेडियम का वहाँ का जो माहौल है, और जिस तरीके का हफ्स जो है यहाँ कराची में चल रहा है, हवाएं कभी कभार चल रही हैं, और यही मौसम आपको बांग्लादेश में मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, मुझे लग रहा है कि इसे मरूज़ खातिर रखते हुए कराची में कैंप का इनेकाद किया, क्योंकि आपको पता है 15 को जो है टीम ने यहाँ से उड़ान भर जानी है, और यहाँ लड़कों को जो है कम अज़ कम ये उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए बहुत अच्छा मकाम दिया गया। कराची के अंदर ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनी मोहम्मद पे जो इनके जो स्किल्स कैंप होंगे और वहाँ नेट इनकी चलेंगी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा, क्योंकि जब ये 16 को बांग्लादेश पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद इन्हें वेदर के हिसाब से जो है मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी। चलें, वेदर के हिसाब से यहाँ पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलें, साथ साथ क्योंकि इकबाल मेमन साहब हैं और टेनिस स्क्वॉश बड़ा अच्छा खेलते हैं, कल से टेनिस में कराची के कई मुकाबले हो रहे हैं टेनिस में, क्या कहेंगे इस टेनिस मुकाबलों के लिए, और खालिद रहमानी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? बहुत ज़बरदस्त है। खालिद रहमानी हैं, सरवर हुसैन है, और इनकी पूरी एक टीम है जिसमें 12-13 जने हैं, और ये हर जगह आते हैं और एक साथ जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना रैकेट गेम्स में हमने कराची में टेनिस को होते देखा है, तो शायद दूसरी गेम्स को नहीं देखा। हालांकि हम स्क्वॉश में बहुत ज़बरदस्त हमने पास्ट में रह चुके हैं, लेकिन इतने इवेंट नहीं होते जितने टेनिस में हो रहे हैं। अभी भी वेस्टबेरी टूर्नामेंट हो रहा है और ये कराची क्लब में, और इसमें कैटेगरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है कि मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है, और एक अपॉर्चुनिटी है हर खिलाड़ी को कि अब वो अपने जो गेम है वो उसको शोकेस करे वहाँ पे और आगे बढ़े। देखें, जो भी खालिद रहमानी और उनकी टीम, सरवर हुसैन, ये जो एफ़र्ट कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि अब खिलाड़ियों को भी एफ़र्ट करना पड़ेगा कि एक अपनी गेम को एक लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और स्पेशली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहर जो हैं, वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल लेवल वाली तो नहीं है, लेकिन यह है कि उसके बावजूद आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पाकिस्तान ने इन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ जो है स्क्वॉश में, हॉकी में, क्रिकेट में, याटिंग में, ये सारी चीज़ें जो है ना, किश्ती रानी, इसमें मेडल लिए हैं, फिर एथलेटिक्स में लिए हैं। तो हम जब अरशद नदीम की बात करते हैं तो उसके पास क्या फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीता। तो देखें, ये अपना पर्सनल एफर्ट्स भी हैं। तो अब खिलाड़ियों के पास, और स्पेशली जो टेनिस खेलते हैं, वो तो हैव नॉट्स वाले नहीं हैं, वो हैव्स वाले हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग आगे बढ़ाएं, ट्रेनर्स रखें और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें। चलें, इंटरनेशनल लेवल पर कंप्लीट करें, और इस पर ज़रूर बात और भी हम किसी शो में करेंगे टेनिस और स्क्वॉश के हवाले से मज़ीद। लेकिन क्रिकेट पे बड़ा आजकल जो है मैं कह सकता हूँ कि गुस्सा चल रहा है कराची वालों का, और कराची वालों का गुस्सा वजह है कि इस वक्त आज़म ट्रॉफी में कराची की टीम शामिल नहीं की गई। और कल रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के सदर नदीम उमर ने तमाम ही अहदेदारान से जो है क्या मीटिंग की, और मीटिंग के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर लेटर लिख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इस पर मैं ज़रूर जावेद इकबाल भट्टी से पूछना, जावेद साहब, एक बड़ा इशू कराची के लिए आ गया। ये भाई, ये बड़ा इशू नहीं, बड़ा हसास इशू है। देखिए, कराची की जो क्रिकेट है, कराची की क्रिकेट जो है पाकिस्तान की क्रिकेट की नर्सरी कहलाती है। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखिए 28 मरतबा की चैंपियन है कराची, और आपने आके बिल्कुल फॉर्मेट चेंज कर दिया। कराची की टीम जो है वो नहीं खेल रही है। भाई ये क्या होगा, ये कैसे हो सकता है?
अभी जैसे आपने कहा है कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची का जो कल इजलास हुआ था वो तमाम जोन्स के जो अहदेदारान थे वो तमाम जमा हुए, और फिर जो नदीम है, सदर हैं हमारे नदीम उमर साहब, उन्हें तमाम ने जो ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और फिर उसके बाद नदीम उमर साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर एक लेटर लिखा कि भाई आप कम से कम जो है कराची की टीम को छोड़े, आप पुराने फॉर्मेट के तहत करें, कराची उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं ये पॉलिसियां कौन बना रहा है, इतने बड़े शहर को जो है आप इग्नोर कर रहे हैं। एकदम आपने 8 से 6 टीमें कर दी और कराची बाहर होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अभी कराची क्या, ना सिर्फ गुस्से में, अभी तो सख्ते में कि भाई इन्होंने जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन क्या किया। अभी तक रीजनल क्रिकेट के जो अहदेदार हैं, नदीम उमर पहले दिन से उन्होंने जो है इस पे स्टैंड लिया हुआ है, उन्होंने पहले दिन ही जो है इसकी मुखालफत की थी। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि नहीं जी वो कराची की टीम खेलेगी। देखिए अब ये दिलासे नहीं, हमें दिलासे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, दिलासे नहीं देना चाहिए। मौके दो आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है, यकीनन इसके फैसला होना जरूरी है। और जबकि अगर मोहसिन नकवी साहब ये क्लियर वाजे कर चुके हैं कि कराची की टीम शामिल होगी, तो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है नदीम उमर की जो सदारत में इजलास हुआ तमाम अहदेदारान का, तमाम जोन के, तो शायद बेमायनी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा अमन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।